सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए। अब हम कर रहे हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 235 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। इससे पहले हम कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चन करवा चुके हैं। वो क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भी गद्य और पद्य विधाओं से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जिस प्रकार से गद्य के अंतर्गत आप देखेंगे नाटक, आलोचना, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, आत्मकथाएं, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं। उसमें पत्र पत्रिकाएं भी इंक्लूड की गई हैं। अब हम कर रहे हैं काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। आज हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित 236वां क्वेश्चन है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है। क्या है? जो ट्रेजेडी है उसका लेखक क्या करता है? हमारे विवेक को नष्ट करता है और जो हमारी वासनाएं होती हैं उसको जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। अतः जो काव्य का सत्य होता है वो वास्तविक सत्य नहीं होता। और ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है प्लेटो साहब का। किसका है? प्लेटो साहब का। क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी का लेखक होता है वो हमारे विवेक को नष्ट कर देता है और जो हमारी वासनाएं होती हैं वो उनको जागृत करता है और जो वासनाएं होती हैं उन्हीं का वो पोषण करता है। अतः जो काव्य का सत्य होता है वो वास्तविक सत्य नहीं होता। और ये कथन किसका है? प्लेटो का है। देखिए प्लेटो ने क्या कहा है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट करके हमारी वासनाओं को जागृत करता है और उनका पोषण करता है। किसका? वासनाओं का। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। और ये कथन है प्लेटो साहब का। ठीक है, आपसे दो कथन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी याद रखेंगे कि काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। ये कथन किसका? तो ये प्लेटो साहब का है। फिर पूछा जा सकता है कि ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है और उनको पोषण करता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारी वासनाओं को जागृत करता है और जागृत करता है और पोषण करता है। ये किसने कहा? तो ये कहा प्लेटो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया था उसमें अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें अनुकरण का आशय क्या है? तो अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन। क्या है? पुनः सर्जन। क्या है? पुनः सर्जन। देखिए अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का अर्थ क्या है? पुनः सर्जन है। ठीक है, दोबारा से निर्माण है। काव्य की प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? देखिए काव्य को जो प्रकृति की अनुकृति है ये किसने माना है? तो ये भी माना है अरस्तु साहब ने। देखिए जो काव्य की प्रकृति है उसकी अनुकृति कौन करता है? कवि। तो ये किसने कहा है? ये अरस्तु साहब ने कहा है। ये कथन आप याद रखेंगे। काव्य की प्रकृति को अनुकृति अरस्तु ने माना है। इनकी रचना है पेरिपोएटिकेस। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। इलियड की रचना द सेक्रेड वुड है। ओके, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह है कवि भी अनुकृता है। ये कथन किसका है? क्या है? जो चित्रकार है या किसी अन्य कलाकार की तरह कवि क्या होता है? वो भी अनुकृता होता है। और ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं कौन? आपके अरस्तु साहब। ठीक है, कि क्या है? चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी क्या होता है? अनुकृता। और ये कहने वाले हैं अरस्तु। ठीक है, देखते हैं इसके। ये आया है आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में। देखिए चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी क्या होता है? अनुकृता। ये कथन अरस्तु का है। रिचर्ड्स अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्लेटो की रचना सिम्पोसियन है। इलियड की रचना लिरिकल पेलेट्स है। ओके, अगला है, निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? देखिए यहाँ पे प्लेटो के विचार दिए गए, अरस्तु के, क्रोचे के और लोंजेंस के। आपको बताना कि इसमें से कौन सा विचार है वो असंगत है। प्लेटो ने क्या कहा था? बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं। देखिए जो प्लेटो है उन्होंने बौद्धिक विचारों को, जो बौद्धिक आनंद है उसके विचारों को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं किया। याद रखेंगे प्लेटो का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि प्लेटो ने बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया? प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा का
उद्भूत है। ठीक है, क्या बताया अरस्तु ने? अरस्तु का कहना था कि जो प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या है? परमात्मा द्वारा उद्भूत है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदरिक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। ये क्रोचे का कथन गलत है, ये असंगत है, क्योंकि क्रोचे ने ऐसा नहीं कहा था कि कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आंद्रोद्रेक, जो आनंदोद्रेक है, उसके लिए भावों का उद्वेलित करती है। ये कथन गलत है। जबकि क्रोचे ने क्या कहा था, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। क्रोचे ने कहा था कि कलाकार में जो सौंदर्य की उत्पत्ति होती है वो भावक में सौंदर्य की पुनर्उत्पत्ति होती है। क्या होती है? दोबारा से उत्पत्ति होती है, पुनर्उत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन आपका गलत है क्रोचे से संबंधित। क्रोचे का कथन भी बता दिया मैंने आपको क्या था। आगे व्याख्या में और देख लेंगे। लॉन्जाइन्स है, इनका कथन भी बिल्कुल ठीक है। साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है, ये बिल्कुल ठीक है। कि लॉन्जाइन्स का कथन क्या था? लॉन्जाइन्स कहते थे कि साहित्य का संबंध है वो तर्क से नहीं होता, किससे होता है? कल्पना द्वारा पाठक की अभिभूत करता है वो। ठीक है, कल्पना के द्वारा जो पाठक होता है वो अभिभूत करता है अपने आप। ठीक है, देखिए इसका उत्तर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्रोचे का कथन बिल्कुल गलत है। वो कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक जो आंद्रोद्रेक है, आनंदोद्रेक है, उसके लिए भावों में उद्वेलित करती है। यह दार्शनिक विचार असंगत है। इनका ये विचार नहीं था क्रोचे साहब का, क्योंकि कथन में सौंदर्य को बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे ने सौंदर्य की आंतरिक वस्तु को माना था। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये पंक्तियां दी गई हैं इनके बारे में, क्रोचे के बारे में, तो इसमें सौंदर्य के बाह्य वस्तु के रूप का प्रकट किया गया, जबकि क्रोचे क्या है? आंतरिक वस्तु को मानते थे। ठीक है, सौंदर्य की क्या मानते थे? आंतरिक वस्तु को मानते थे। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। प्लेटो का बिल्कुल दार्शनिक मत ठीक था इनका कि बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया, इन्होंने इंद्रिय को नहीं किया था। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ में परमात्मा का उद्भूत मानते थे, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है? लॉन्जाइन्स साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है, जबकि क्रोचे क्या मानते थे? क्रोचे कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। क्या मानते थे? कलाकार के जो अंदर होते हैं ना, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। कलाकार का आंतरिक रूप होता है सौंदर्य और उसकी उत्पत्ति होती है। भावक में सौंदर्य की पुनर्उत्पत्ति होती है, अर्थात कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? देखिए आपको ये क्वेश्चन कठिन जरूर लग रहे होंगे, लेकिन एक बार समझ में नहीं आएंगे, दूसरी बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कौन सा दार्शनिक मत है। ठीक है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? देखिए जो अरस्तु जी का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि कर्म की और कवि कौशल की। तो यहाँ पे आएगा आपका कवि की अंतश्चेतना की। क्या है? अंतश्चेतना की। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। आइए रिचर्ड्स की पुस्तक है कौन सा? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि आइए रिचर्ड्स की पुस्तक कौन सी है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, और इसमें जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है इसमें अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं दिया गया है? वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय और कला। तो कौन सा नहीं दिया गया? कला नहीं दिया गया। और जबकि यहाँ पे अर्थ के कौन कौन से प्रकार दिए गए? वाच्यार्थ भी दिया गया है, भाव भी दिया गया है, अभिप्राय भी, कला नहीं दिया गया। तो उत्तर आएगा आपका डी। देखिए आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है, वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय अर्थ के प्रकार होते हैं। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया? आपसे पूछा गया है कि जो टी.एस. इलियट साहब हैं उन्होंने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है उन्होंने? देखिए जो टी.एस. इलियट का यहाँ पे सिद्धांत कौन सा दिया गया? अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत। इसमें इसका जो अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत है उसका प्रतिपादन इन्होंने कौन से निबंध में किया है? तो इनका निबंध है आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। कौन सा है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसमें अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में किया है और शेष इलियट की रचनाएं ये हैं। कौन कौन सी दी गई है देख लेते हैं। शेष बिल्कुल ये सभी भी क्या हैं? इलियट जी की ही रचनाएं हैं। द सेक्रेड
द सैक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म और द परफेक्ट क्रिटिक। ओके, ये चारों ही रचनाएं किसकी हैं? इलियट साहब की हैं। अगला है, टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर क्या स्थापित किया है? ठीक है, टी.एस. इलियट हैं, उन्होंने, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, देखिए। हाँ जी, टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया, क्या किया है? परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को और प्रौढ़ भाषा को। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका परंपरा और इतिहास बोध को। ठीक है, टी.एस. इलियट, उन्होंने काव्य में जो कवि व्यक्तित्व है उसके स्थान पर क्या स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। देखिए, जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने काव्य का प्रतिपाद्य किसको माना है? इन्होंने माना है किसको? जन साधारण का जीवन और प्रकृति को। किसको माना है? जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने काव्य का प्रतिपादन किनसे माना है? तो माना है जन साधारण का जीवन और प्रकृति से। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य जन साधारण और जीवन और प्रकृति को माना है। ठीक है, जन साधारण का जीवन होता है वो, और प्रकृति को माना क्या? काव्य का प्रतिपाद्य। किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। देखिए, कल्पना है वो मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके कोलरिज का। देखिए, एक बात तो आप याद रखेंगे कि कल्पना सिद्धांत देने वाले कौन थे? कोलरिज। तो ये कथन किसका होगा? कोलरिज का। यहाँ पे है कि जो कल्पना है वो मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, और ये कथन किसका है? तो ये कोलरिज का। और कल्पना सिद्धांत देने वाले भी कौन थे? कोलरिज साहब थे। अब देखिए, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन कोलरिज का है। अन्य कथन, कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, ये किसने माना? क्रोचे ने। देखिए, जो कला निर्माण है उसमें प्रतिभा को मूल कारण किसने माना? तो क्रोचे साहब ने माना है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, ये किसने माना? इलियट ने। कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है, ये माना है वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, कविता है वो प्रबल भावों का सहज उछलन है, ये वर्ड्सवर्थ ने माना है। और काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, ये इलियट ने माना है। और कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, वो किसने माना है? क्रोचे साहब ने माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? देखिए, यहाँ पे जो क्या पूछा आपसे, जो क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ हैं उनमें से कौन सा स्तर है जो असंगत है? यहाँ पे दिए गए हैं क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत, इनमें से एक इनका अभिव्यंजना सिद्धांत नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभिव्यंजना सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है संस्कार, दूसरा अभिव्यंजना, तीसरा होता है आनुषंगिक आनंद और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया विचार अंत है, संस्कार दिया गया, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद दिया गया, अभिव्यक्ति यहाँ पे नहीं दिया गया, तो यहाँ पे विचार गलत है। विचार नहीं आएगा इनके 4 स्तंभों में से। ठीक है, देखिए, क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में विचार स्तर नहीं आता है। अतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद, अभिव्यक्ति क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ है। ठीक है, कौन है? संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद और अभिव्यक्ति। ठीक है, लोनजाइन्स के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? आपसे पूछा है, लोनजाइन्स ने जो शैलीगत दोष बताए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? वालेता, बागाडंबर, भावाडंबर और विपर्य। तो इसमें से जो विपर्य है ये इनके शैलीगत काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, लोनजाइन्स ने शैलीगत काव्य दोष बताए हैं 3, वालेता, वागाडंबर, शब्दाडंबर, भावा आडंबर, लेकिन विपर्य इनका नहीं आएगा। ठीक है, विपर्य इनका नहीं आएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। लोनजाइन्स के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं आता है। लोनजाइन्स ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, लोनजाइन्स ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उदात्त सिद्धांत का। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला
तत्व मानते हैं। देखिए जो उदात्त है, उदात्त को क्या मानते हैं, वो काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला और कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। किसको? उदात्त को। और इनकी कृति है कौन सी? काव्य में उदात्त तत्व किसकी है? लॉन्जेंस की कृति है काव्य में उदात्त तत्व, क्योंकि लॉन्जेंस काव्य में और कवि प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी अहम भूमिका मानते हैं? उदात्त की अहम भूमिका मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? आपसे पूछा है जो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा है उसमें कौन सा समीक्षक नहीं है, तो इनमें से जो लॉरेंस साहब हैं वो मार्क्सवादी चिंतक के समीक्षक नहीं, ठीक है। कौन नहीं है? जो लॉरेंस साहब हैं वो मार्क्सवादी चिंतन के समीक्षक नहीं है। देखते हैं पहले व्याख्या। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की, कार्डवेल मार्क्सवादी चिंतन परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कौन? लेनिन, गोर्की और कार्डवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। देखिए जो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा है वो क्या कहलाती है? मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो राजनीति के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद है, ठीक है। सामाजिक राजनीति दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा क्या है? जो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो क्या है? वो है जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में जो मार्क्सवादी उत्पादन के साधनों पर जो सामाजिक स्वामित्व के द्वारा जो वर्ग विहीन समाज है उसकी स्थापना के संकल्प में साम्यवादी विचारधारा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद का जनक किसको माना जाता है? तो देखिए जो संरचनावाद है इसका जनक है साश्यूर। कौन है? साश्यूर। देखिए संरचनावाद के जनक कौन है? साश्यूर। साश्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं। कौन है? जो साश्यूर हैं वो स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक ऐसी प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। देखिए दोबारा से समझेंगे यहाँ पे, जो संरचनावाद है वो मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो क्या करती है? संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली होती है जो सहजता से परस्पर संबंध भागों में एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। देखिए जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें अनुकरण शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसमें मिलता है? तो वो मिलता है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि साहब का है और उसमें अनुकरण शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को 6 व 7 अध्याय में रस और भाव का वर्णन है। देखिए जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको स्वयं भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है और इसका जो 6वां और 7वां अध्याय है इसमें रस और भाव का वर्णन हुआ है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। देखिए आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है कितनी? 8। देखिए गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम आपको छांटना है। तो सबसे पहले गुरु कौन आएंगे? प्लेटो। फिर कौन आएंगे? प्लेटो के शिष्य आएंगे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर साहब। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर, ठीक है। देखिए गुरु परंपरा का सही अनुक्रम प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर। अर्थात प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और शेष विकल्प हैं वो असंगत है। रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हुए हैं? देखिए आपसे पूछा जो रुय्यक साहब हैं वो किस ग्रंथ के रचयिता हुए हैं, तो वो हुए हैं आपके अलंकार सर्वस्व के। किसके? जो अलंकार सर्वस्व ग्रंथ है वो किसका है? रुय्यक साहब का है। रुय्यक अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हुए हैं। काव्यालंकार ग्रंथ भामे का है और जो कुवलयानंद ग्रंथ अप्पे दीक्षित का है। जो काव्यदर्श ग्रंथ है वो दंडिका ग्रंथ है। देखिए अलग अलग इसमें इस प्रकार से दिए गए, जबकि देखिए हम आपको सीधे ही बता देते हैं। जो रुय्यक है इनका कौन सा ग्रंथ है? अलंकार सर्वस्व। जो काव्य अलंकार है ये किसका है? भामे का है।
कुवलयानंद है ये किसका है? अप्पे दीक्षित साहब का है। और जो काव्यदर्श है वो दंडी का ग्रंथ है। ठीक है, अगला है ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? आपसे पूछा गया है जो ध्वनि के त्रिविध प्रकार होते हैं उनमें से कौन से प्रकार हैं? तो इसमें सीधा ही आंसर है वस्तु, अलंकार और रस। कौन है? वस्तु, अलंकार, रस। ओके, ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु, अलंकार और रस हैं। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। देखिए जो आनंदवर्धन साहब हैं उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। और ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से बताए हैं? वस्तु, अलंकार और रस। ठीक है, और ध्वनि का वर्गीकरण करने वाले कौन थे? आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन का ग्रंथ है कौन सा? ध्वन्यालोक। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आपसे पूछा है जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? तो इसका ग्रंथ है कौन सा? नाट्यशास्त्र। ठीक है, कौन सा? नाट्यशास्त्र। किसका नाट्यशास्त्र? भरत मुनि साहब का है। भरत मुनि ने स्वयं नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। और इस ग्रंथ में 6ठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन है। ठीक है, और जो भरत मुनि है उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। हाँ जी, एक मिनट। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। देखिए नाट्यशास्त्र है, इसमें कितने अध्याय हैं? 36। आपसे पूछा जा सकता है। और लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार कौन कौन से हैं? यमक, रूपक, उपमा और दीपक। याद रखेंगे इन्होंने जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्यशास्त्र में 10 गुण बताए हैं, 10 दोष बताए हैं और 4 अलंकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यमक, रूपक, उपमा और दीपक। ठीक है, अन्य ग्रंथ, रचना और रचनाकार इस प्रकार से। देखिए काव्य अलंकार किसका? भामह का। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। और काव्यदर्श दंडी का। अगला क्वेश्चन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। क्या पूछा आपसे? जो काव्य है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमय प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? आपसे पूछा है कि जो काव्य है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमय प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, क्या है? आचार्य नहीं आएंगे, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, देखिए काव्य क्या है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमय प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। महादेवी वर्मा जी का कौन सा कथन है? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। देखिए महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है जो कविता है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ठीक है, कविता है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह ऐसा चित्रण है, वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कविता के बारे में क्या कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले आती है। देखिए कितना अच्छा कथन है इनका। कविता के बारे में क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि कविता ही होती है जो मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल के से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले आती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कथन है किसका? डॉक्टर नागेंद्र साहब का। डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा था कि जो रसात्मक शब्दार्थ ही
काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ठीक है, क्या है? जो रसात्मक शब्दार्थी क्या है? काव्य है, और उसकी जो छंदों में विशिष्ट विधा होती है वो ही क्या कहलाती है? आधुनिक अर्थ में कविता कहलाती है। अगला है ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है? आपसे पूछा गया जो ध्वन्यालोक ग्रंथ है ये किसका है? तो ये है आपका आनंदवर्धन का। किसका है? आनंदवर्धन जी का है ध्वन्यालोक। देखिए, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। वामन काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। वामन ने देखिए किस ग्रंथ की रचना की थी? काव्यालंकार सूत्र की। ठीक है, और इनके सूत्रों की संख्या कितनी थी? 319। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। कौन सा? काव्यालंकार। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी और पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भेद है जो वक्रोक्ति का नहीं है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता और शब्द वक्रता। तो देखिए, इसमें जो शब्द वक्रता है ये वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के भेदों में कौन सा नहीं आता है? शब्द वक्रता, क्योंकि वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं किसने? वक्रोक्ति को किसने बताया था? कुंतक जी ने। तो वक्रोक्ति के कितने भेद बताए? 6 भेद। देखते हैं पहले व्याख्या। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। पूर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति का भेद है। ठीक है, कौन कौन सी है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, इस प्रकार से वक्रता के 6 भेद बताए हैं किन्होंने? वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं किन्होंने? आचार्य कुंतक जी ने। जबकि शब्द वक्रता इनकी वक्रोक्ति का भेद नहीं है, इनकी वक्रोक्ति है। इनके 6 भेद कौन कौन से हैं? तो वर्ण विन्यास है, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, प्रकरण, वाक्य और प्रबंध। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कथन किसका है? देखिए कितना अच्छा कथन है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ही गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके वोल्टेयर का। किसका है? वोल्टेयर साहब का। देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। एक मिनट। मैं जानता हूँ तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन वोल्टेयर साहब का है। ठीक है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती है? आपसे पूछा गया है कि जो मौलिक रूप से जो व्यंजना होती है, व्यंजना यहाँ पे कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए, जो मौलिक रूप से जो व्यंजना होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो व्यंजना होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और तीसरी होती है आर्थी व्यंजना। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रकार की होगी व्यंजना? 3 प्रकार की। देखते हैं इसकी व्याख्या। मौलिक रूप से व्यंजना के 3 प्रकार होते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। और इसके कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और तीसरी है आर्थी व्यंजना। ठीक है, अगला है लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, इनमें से कौन सा काव्य दोष है? क्या है? अकर्मत्व नहीं है, ग्रामीणत्व नहीं है, अयथार्थ नहीं जी, अयथार्थ है इसमें, अयथार्थता इसमें और क्लिष्टता इसमें नहीं है। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार, तो देखिए जिसमें अयथार्थ काव्य दोष है। ठीक है, आपसे पूछा है। देखिए, लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें अयथार्थ काव्य दोष है। यथार्थ के अभाव में यह दोष होता है क्योंकि इसमें यथार्थ नहीं है। और यथार्थ का जहाँ पे दोष होगा वहाँ पे कौन सा दोष होगा? तो वहाँ पे होगा अयथार्थ दोष, काव्य दोष। अगला है भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था जो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष काव्य गुण 10-10 होते हैं और 4 उन्होंने अलंकारों की योजना बताई है। तो यहाँ पे आएंगे इनके दोष 10। ठीक है, गुण भी पूछे तो इनके 10 हैं और 4 इनके अलंकार हैं। उपमा,
यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ठीक है, क्या है? उपमा, यमक, रूपक, दीपक। ठीक है, अगला है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरत मुनि ने काव्य में 10 गुण 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नाम ग्रंथ की रचना की थी, जिनको इन्होंने स्वयं ने पंचम वेद कहा था। इसी ग्रंथ में इन्होंने 10 गुण 10 दोष तथा 4 अलंकार, अलंकार कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? आपसे पूछा गया जो अभिनय है उसका भेद कौन सा नहीं है? भारतीय, वाचिक, आहार्य और आंगिक। तो कौन सा नहीं है? जो भारतीय है वो अभिनय का भेद नहीं है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, भारतीय अभिनय का भेद नहीं है बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। देखिए, जो भारतीय होती है वो क्या होती है? नाट्य वृत्ति होती है, जबकि ये अभिनय का भेद नहीं है। नाट्य शास्त्र में मूल 4 नाट्य वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? भारतीय, सातवती, कैसिकी और आरभटी। याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो नाट्य शास्त्र की जो मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ बताई, नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें कितनी नाट्य वृत्तियाँ बताई गई? तो 4, भारती, सातवती, कैसिकी और आरभटी। जबकि अभिनय में मूलतः 4 प्रकार के माने गए। कौन से? अंगिक, कायिक। अंगिक और कायिक एक ही होता है। अंगिक मतलब अंग से संबंधित, कायिक मतलब अपनी काया से संबंधित, सात्विक, वाचिक और आहार्य। ठीक है, लक्षणा को क्या कहा जाता है? लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है, रस कहा जाता है, छंद कहा जाता है, अलंकार। तो देखिए, जो लक्षणा है उसको शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना को अभी हमने पढ़ा था 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और तीसरी है आर्थी व्यंजना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। देखिए, यहाँ पे भेद दिए गए सभी के, देख लेते हैं। यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन शब्द शक्तियों को अलग अलग भेद हैं। देखिए, कौन कौन से हैं? शब्द शक्ति के यहाँ पे भेद दिए गए हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। फिर देखिए, यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है, उसके कितने भेद हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति के यहाँ पे भेद नहीं दिए गए हैं, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और तीसरी होती है आर्थी व्यंजना। लक्षणा के कौन कौन से भेद हैं? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नाटक में पर्दे के पीछे से जो दी गई सूचना है वो क्या कहलाती है? नाटक में जो पीछे से सूचना दी जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है चोलिका। क्या कहा जाता है? चोलिका। देखिए, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चोलिका कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध और मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है। देखिए, जो रंगशाला होती है उस पर युद्ध और मृत्यु होती है, उसका दृश्य दिखलाना क्या है? निषिद्ध है। इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से ही दी जाती है। ठीक है, जो नेपथ्य होता है वहीं से जो मृत्यु होती है या फिर युद्ध होता है उसकी रंगशाला को नहीं दिखाया जाता है, तो पीछे से जो पर्दे के पीछे होता है उसी से सूचना दे दी जाती है। विष्कंभक क्या होता है? विष्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्त में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रचार रोकना और स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना होता है। क्या है? विष्कंभक क्या होता है? तो विष्कंभक होता है क्या? जो विष्कंभक का प्रमुख अर्थ है नाटक के वृत्त में अत्यधिक रूप से जो विस्तृत क्रियाकलाप होते हैं अथवा जो चेष्टाओं का प्रसार होता है उसको रोकना और स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना ही क्या होता है? विष्कंभक होता है। देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। आपसे पूछा है जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसका भेद कौन सा नहीं है? शुद्धा, रूढ़ा, शारोपा और गौड़ी। तो कौन सा नहीं है? इसमें रूढ़ा नहीं है। रूढ़ा कौन सा नहीं है? प्रयोजनवती जो लक्षणा होता है उसका भेद कौन सा नहीं है? रूढ़ा नहीं है। देखिए, रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, अपितु यह लक्षणा का भेद है। ठीक है, जो रूढ़ा है वो किसका भेद है?
प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा है उसके भेद कौन से हैं? शुद्धा, सारोपा, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के दो भेद होते हैं, एक तो प्रयोजनवती और एक रूढ़ा। व्याकरण विशुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? जो व्याकरण विरुद्ध जो प्रयोग होते हैं वो किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं आपके च्युत संस्कार दोष। ठीक है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संस्कार दोष के अंतर्गत आते हैं। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष आ जाता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लोक काम, यह निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी देकर आपको समझा दिया गया है। अगला है प्रयोजनवती लक्षण के भेद कौन से हैं? रूढ़ा। देखिए, जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके कौन से भेद हैं? शुद्धा, रूढ़ा, गौणी, शुद्धा, गौणी, रूढ़ा, शाब्दी और आर्थी। तो इनमें से कौन से आएंगे? आपसे पूछा है कि जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसका भेद कौन सा है। तो अगर आप समझ गए होंगे यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है ये किसका भेद है? तो ये लक्षणा का भेद है। लक्षणा के कौन से भेद थे? दो थे। याद रखेंगे, शब्द शक्तियों के अंतर्गत शब्द शक्ति हैं वो तीन प्रकार की, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। फिर अभिधा शब्द शक्ति के दोबारा से तीन भाग हो गए, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जबकि जो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है उसके दो भेद हैं, कौन से? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो जहाँ पे रूढ़ा है वो तो अपने आप ही कट जाएंगे, क्योंकि जो रूढ़ा होती है वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं। जबकि प्रयोजनवती लक्षणा है ये भी लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है, रूढ़ा है वो भी लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि जो प्रयोजनवती लक्षणा उसका भेद कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा आपका गौणी और शुद्धा। कौन सा आएगा? गौणी और शुद्धा। जबकि शुद्धा रूढ़ा भी नहीं आएगा, शुद्धा गौणी रूढ़ा भी नहीं आएगा, शाब्दी और अर्थी भी नहीं आएगा। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाब्दी और अर्थी किस में आता है। तो शाब्दी और अर्थी है वे व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। देखिए, जिसको शब्द शक्ति अच्छे से याद है तो वो बता सकता है कि शब्द शक्ति के भेद किस प्रकार से होते हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा फिर तीन भागों में बट गई, आपकी रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। लक्षणा शब्द शक्ति है वो दो भागों में बट गई, कौन से? रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा में। तो देखिए, रूढ़ा तो खुद जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका भेद है, मतलब रूढ़ा शब्द शक्ति के दो भेद हो गए, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हो गए, कौन सी? एक तो रूढ़ा और ये प्रयोजनवती। तो ये दोनों तो बहन हो गई। ठीक है, आप समझिए इस बात को। तो रूढ़ा है ये इसकी बहन है, न कि इसका भेद है। किसका? प्रयोजनवती लक्षणा का। तो रूढ़ा अपने आप ही कट जाएगा, कट गए दोनों। गौणी और शुद्धा, यहाँ पे देखिए शाब्दी और आर्थी, शाब्दी और आर्थी है ये। देखिए शाब्दी और आर्थी है ये। देखिए अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, ये व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। तो ये भी कट गया। तो बचे कौन से? गौणी और शुद्धा। ठीक है, देखिए गौणी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति एक प्रकार है जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा वह लक्षणा जो प्रयोजन के द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई हैं, यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर तलवार बंद सिपाही हैं। ठीक है, गौणी और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो प्रमुख भेद हैं। ठीक है, काव्य का सर्वस्व कहाँ गया? देखिए, जो काव्य का सर्वस्व है उसे काव्य का सर्वस्व किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलंकार का। किसको कहा जाता है? अलंकार को। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। ठीक है, काव्य का जो सर्वस्व होता है वो अलंकार कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। ध्वनि आनंदवर्धन जी का है, वक्रोक्ति कुंतक का है, रीति वामन का है। ठीक है, अगला है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ पे शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन।
शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा के फिर से 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? रूढ़ शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति और योग रूढ़ शब्द शक्ति। लक्षणा के फिर से 2 भेद होते हैं, कौन से? रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और आपके जो व्यंजना है इसके दोबारा से 3 भेद होते हैं, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ठीक है। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना जब अभिधा तथा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।